आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया। क्या काम कर लिया? मैं तो जेपीएनआईसी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सबकी तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बता ही चुका हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है? यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या दे दिया समाजवादी पार्टी ने? यह महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं? हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। वो बोल सकता है, वो जा सकता है कहीं भी, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देखता है, ये परसेप्शन दिया है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, कल हमारे औद्योगिक मंत्री यहां बोल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है। हर बड़ा उद्यमी निवेश करने का इच्छुक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पिक एंड चूज कुछ भी नहीं। एक नीतियों के साथ हमने सबको जोड़ा, सब कुछ नीति के अंतर्गत सब कुछ संचालित हो रहा है। और उन्हीं चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये बातें यहां पर कहीं, और ये इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, लेकिन इसमें डाटा ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो आपने कहा था ड्रॉप आउट रेट के बारे में। देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय था कि शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट रहा है, देखिए आपके समय में जो ड्रॉप आउट रेट था, ये लगभग 6 से 7% के आसपास था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। आज ये लगभग 0% से लेकर के 3 के आसपास है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? हम इसको नीचे लाने में क्यों सफल हुए? अलग अलग, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज हम इसको सफल करने, इसको हम लोग ड्रॉप आउट रेट को नीचे न्यूनतम लाने में क्यों सफल हुए हैं? खास तौर पर देखिए, आम धारणा क्या थी, और मुझे अफसोस हो रहा था, आपने सीएम कंपोजिट विद्यालय की बात की। इस सीएम कंपोजिट विद्यालय केवल हम एक जिले में पहले चरण में 2 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक बनाना चाहते हैं। 8000 न्याय पंचायतें हैं, 8000 न्याय पंचायतों में 8000 ऐसे विद्यालय बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने पैसा 150, हम गत वर्ष पैसा दे चुके हैं, 150 का इस बार भी हम पैसा दे चुके हैं। यानी पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में एक बन जाए, और एक बनने के बाद फिर हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे एक कैंपस के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे, पर्याप्त मात्रा में छात्र होंगे, और एक ही कैंपस में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी उनके पास होगी। क्यों नहीं कंपटीशन के योग्य हमारे बच्चे तैयार होंगे? क्यों नहीं तैयार होंगे? लेकिन आपने बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ड्रॉप आउट रेट के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि डाटा का महत्व क्या है, दूसरा ड्रॉप आउट रेट का जो मैं बात कर रहा था, आप क्या करते थे? हम लोगों ने जब स्कूल मर्जर की बात की थी, आपने जो बात कही यहां पे कि साहब शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है। अरे हम लोग जितने भी आए हैं सब शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए लोग ही यहां आते हैं, और शिक्षकों ने जब पढ़ाया तब हम यहां आए हैं। और मैं सही बताता हूं कि अगर कभी मेरा पुराना कोई शिक्षक मिलता है तो मैं आज भी उसको प्रणाम करता हूं। और मैं आप देखो, आप व्यवहारिक आदमी हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, और बहुत सारी चीजें उम्र के साथ मुंह से निकल भी जाती हैं, लेकिन और उन चीजों को हम लोग जब बोल देते हैं, लेकिन मेरा मानना है शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और सरकार ने इसीलिए कहा कि हम कैशलेस की फैसिलिटी उन सभी शिक्षकों को देंगे। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है,
इन सबको हम देने जा रहे हैं। शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और उसको ड्रॉप आउट रेट की जब हम बात कर रहे थे तो यह मान्यता क्या थी कि साहब बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि स्कूल दूर है। हम लोगों ने सर्वे किया, क्या यही सही कारण है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा गहराई से उसका जब विश्लेषण किया गया, डेटा का विश्लेषण किया गया, उसको देखा गया, एनालिसिस की गई कि क्या ये सच है या नहीं। बालिकाएं स्कूल इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, कहां बेटी जाएगी। और ये इस डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तय किया कि हर स्कूल में शौचालय होने चाहिए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और ड्रॉप आउट रेट, इसलिए हम 0 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ड्रॉप आउट रेट याद करिए ना, 17 के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थी। 60% से अधिक बेटियां नंगे पैर जाती थी स्कूल। और आज हम लोगों ने उसी समय घोषणा की थी, जब मैं बुंदेलखंड दौरे में गया था, मैंने देखा था कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे। मैं गाड़ी रोका, मैंने पूछा भी कहां जा रहे हो, तो एक फटे हुए बैग लेकर के बेटी जा रही थी, कई अन्य बच्चे भी थे, नंगा पैर। मैंने कहा कहां जा रही हैं? का स्कूल। सर्दियों का समय, फटी हुई फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बच्ची को 100 रुपया दो खरीदने के लिए। उसने नहीं लिया। मैंने कहा अकेले स्कूल जाती हो? और कौन कौन लोग हैं? कहा नहीं, सब गांव के अन्य, सब गांव की ही बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक शाम लोग जा रहे हैं। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैं क्या करूं? नहीं देखो, गलत बोलना है। आप लोग पिक एंड चूज करते थे। देखो मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को। अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे और किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने देखिए। और मैंने पूछा भाई कहां है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने खर्चा जोड़ा इसका। देखो इसे सदन में चर्चा होती थी, मैंने कहा भी कितना खर्चा आता है इसमें, एक इंडिविजुअल को खरीद के दिखाओ मेरे सामने। पता लगा 800 रुपए में यह सब आ जाता है। मैंने कहा ठीक। तो पहले 4 साल हम लोगों ने
जिले में पैसा भेजा, पैसे भेज के कहा गया कि लोकल स्तर पर आप प्रोक्योर करिए। स्वाभाविक रूप से फिर बाद में हुआ कि भाई बच्चों बालकों को भी दे दिया जाए। हमने कहा सभी बच्चों को दो, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को दे दो। और उन बच्चों के लिए हमने देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया और समान रूप से देने के बाद फिर सरकार ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है अब ये चीजें हो गई। हमने कहा आता था भाई इतनी स्वेटर एक साथ कौन दे देगा, लुधियाना से भी नहीं आ पाता था, यूपी के अंदर भी नहीं आ पाता था, इतने जो यूनिफॉर्म कौन देगा। तमाम शिकायतें आती थी कि कहीं समय पे मिला है कहीं नहीं मिला है। तो हमने कहा एक काम करो, अब इन बच्चों को आधार से लिंक कर लो, इनके नाम हैं आधार से लिंक करो, अकाउंट खोलो और इनके अकाउंट में अब 800 की बजाय 1200 रुपया भेज दो। हर साल 1200 रुपये के हिसाब से उन बच्चों को देते हैं। यह है यूनिवर्सल लॉ का नियम, सबको समान, यही व्यवस्था है। और सरकार ने उसी अप्रोच को आगे बढ़ाया। बेटी के ड्रॉप आउट रेट को कम करने में डाटा की क्या भूमिका हो सकती है और स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के पीछे की सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है, ये उसके पीछे की धारणा यहां पर मुझे चूंकि रखनी थी, इसलिए मैंने यहां पर बताया कि इसलिए हम स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अन्य योजनाओं को इसी प्रभावी ढंग से हम क्रियान्वित कर सकेंगे। यह एक प्रभावी क्रियान्वयन का एक सरकार का तरीका है और उसको हम लोग यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, यहां पे जो बजट में अन्य बातों की घोषणा हुई है, खासतौर पर एक बड़ी घोषणा हम इस अवसर पर, आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो राज्य के नौजवानों की दृष्टि से भी, महिलाओं की दृष्टि से भी, गरीबों की दृष्टि से भी होने जा रहा है और इस पर हम लोग पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो डेटा सेंटर की स्थिति है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसका हब बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारा मानना है कि 2030 तक हम 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता प्रदेश के अंदर बने, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। 4-5 बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का कार्य और इसके लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है और हाईटेक इकोसिस्टम का विकास और उसके स्किल के साथ रोजगार सृजन भी उसके माध्यम से होगा। बहुत सारे रोजगार उसके साथ हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं और इन सभी कार्यों के साथ ही स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में यहां पर की है और इसको हम लोग यहां पे इसलिए सदन में आए हैं। दूसरा है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा फील्ड है, वह है रोबोटिक्स का। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को लगता था ये अनह्यूमन है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। जैसे कोई लोड या अनलोड करना हो, अब एक व्यक्ति 1 क्विंटल का बोरा लेकर के ट्रक पे या किसी मालगाड़ी में लाद रहा है। वास्तव में ये चीजें अनह्यूमन है, लेकिन अब इसका स्थान रोबोटिक ले सकता है। खेतों में दवा डालने का काम पहले किसान अपने हाथों से करता था। आप मुझे बताइए, जो जहरीले कीड़े उस पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो उसको छिड़काव कर रहा है? आज उसका स्थान ड्रोन ने ले लिया है। प्रदेश ने ड्रोन हब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर को गत वर्ष उनके साथ एमओयू किया था, उसको आगे बढ़ाया था और इस बार रोबोटिक के लिए हम लोगों ने इस रोबोटिक मिशन के लॉन्च हम लोगों ने किया है। इसमें भी 100 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और हम इस दिशा में तेजी से कार्य करके उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर
जो अन्य कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, खासतौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी करना चाहूंगा कि आपने कल देखा होगा कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एआई समिट का उद्घाटन दिल्ली में किया है, वो एआई समिट में 20 राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और डाटा के एआई के बारे में कि एआई किस रूप में नई संभावनाओं को आगे क्रिएट कर सकता है, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्किल मैन पावर चाहिए। उस स्किल मैन पावर के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि एआई गेम चेंजर होने वाला है और इसमें यूपी के युवाओं को, यूपी के स्केल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिस राज्य ने 56 से 60% हमारे पास जो युवा है वह कामकाजी है, यानी जो हमारे पास आबादी है यह कामकाजी है और इसको कार्य चाहिए। उस कामकाजी युवा के लिए एआई की भूमिका क्या हो सकती है, खासतौर पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो इसमें हम लोग उनके लिए एआई टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए उनको अब तक पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एआई वर्जन को फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं और इस दिशा में उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें एआई है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए एआई हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों को हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ाएगी। खासतौर पर कल यहां पे कृषि मंत्री ने भी इस दिशा में काफी चीजें इसमें यहां पे घोषणा की होगी और मैं इस बारे में कहूंगा कि सटीक खेती के लिए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसानों को मौसम की भविष्यवाणी के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण के बारे में, वहां पर फसलों पर किसी प्रकार के कीड़ों के हमले के पूर्व चेतावनी देने के बारे में, इन सब के बारे में वे एआई के माध्यम से उनको उपयोगी रूप से सहयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना एक अच्छा कार्य कर सकते हैं और यूपी के युवाओं के लिए ई कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में भी यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपने युवाओं को काफी इसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको आगे की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरा सहयोग करेगी। महोदय, प्रदेश सरकार ने जिन अन्य क्षेत्रों में की घोषणा यहां पर की है और खासतौर पर उसमें सिटी इकोनॉमिक रीजन, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज के समय में जो हमारी जो सबसे बड़ी, यानी जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण उसका एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
ये तय किया है कि शहरी अर्थव्यवस्था, आज की समय की जो इकोनॉमी है वह शहरी अर्थव्यवस्था है और शहरी अर्थव्यवस्था की दृष्टि 50% से अधिक शहरीकरण की दिशा में हम कैसे कदम उठा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लखनऊ और उसके अगल बगल के जनपदों को हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी जनपद हैं, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब को लेकर के यह सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे और इसके माध्यम से एक जोन यहां पर हम विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा जोन हम विकसित करने जा रहे हैं काशी मिर्जापुर, यानी काशी से लेकर के विंध्याचल तक। काशी में वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, आपका जौनपुर है, और मिर्जापुर कमिश्नरी में भदोई, सोनभद्र और मिर्जापुर। यह एक रीजन होगा जिसको हम लोग इकोनॉमिक जोन के रूप में बना करके फिर इसके विशेषज्ञों के साथ मिलकर के व्यापक कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। इस पर काम प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, जो बहुत बड़ी घोषणा इस बार सरकार ने की है वह की है, बजट भाषण में जो वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है वह है जन विश्वास सिद्धांत के अनुरूप सरकार नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। क्या है जन विश्वास सिद्धांत? खासतौर पर अब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे, व्यवसाय की सुगमता, लेकिन यह जन विश्वास सिद्धांत क्या है? और उस जन विश्वास सिद्धांत के लिए, यानी अभी इस चीज को लेते हुए सरकार ने इस दौरान काफी चीजें की हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की एक मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस रूप में तैयार करना कि लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन की जो कार्रवाई है इसमें विश्वास पर आधारित हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ हम जोड़ सकें। और एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। आप देखते होंगे, आप तो विभिन्न विभागों में थे, कोई एक एफिलिएशन देना होता था तो एफिलिएशन के लिए इतने कागज मांगे जाते हैं। मेरा मानना है एक पेज में लेना चाहिए, एक पेज, एक एफिडेविट और एक पेज। अगर दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करिए, बाकी चीजें समाप्त करिए। हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में किया था। हम लोगों ने कहा जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगे हैं कोविड कालखंड के अंदर, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सारी चीजों को समाप्त करो, एक साथ इसको लागू करो कि 1000 दिनों तक आप इन कार्यों को इसको लाइसेंसिंग की सारी प्रक्रिया को आप 1000 दिन के अंदर ले लेना। लेकिन 1000 दिन के अंदर आप अपना उद्योग लगाइए, चलाइए, कोई आपको पूछेगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसी बात को लेकर के सरकार ने किया है। इसको हम पहले 53 विभागों पे लागू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इसका नोडल विभाग के रूप में नामित किया है कि वह इस पर कार्य करे, इसको तेजी के साथ आगे करें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं, वह तीसरी हमारी बड़ी घोषणा है, वह है डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना। आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि गांव के लिए क्या हो रहा है, और आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में की बात जब हम करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। 8000 हमारी न्याय पंचायतें हैं और गांवों में इन 8000 न्याय पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी गांव की जो ग्राम स्वराज का मॉडल था वो अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल हुआ करता था, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता था। हम लोग 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे, उनका चयन करेंगे
और ये 8,000 डिजिटल उद्यमियों में से 50% केवल वहां की उसी क्षेत्र, उसी न्याय पंचायत की कोई बेटी या बहू होगी। 50% महिलाओं के लिए हम इसमें आरक्षण की सुविधा करेंगे और इसमें इनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की है और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जो गांव उन सुविधाओं से वंचित था, जो जिनको लेकर के अब तक गांवों के अंदर जैसे ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी की बात होती है या फिर उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गांव के प्रोडक्ट को कहीं अन्य जगह पहुंचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए उसको वो करना हो, अन्य कार्यों के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मातृशक्ति को ही समर्पित एक नई स्कीम हम आज यहां पे करने जा रहे हैं, वह है जो यूनियन बजट में घोषणा की है सी मार्ट की। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र के रूप में, और यह बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ जो एसएचजीज काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करती हैं, और इनका उत्पादन, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट अब तक तैयार किया जाता था उनके लिए केंद्र मिल पाना बहुत कठिन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, बड़े बाजार में, महिला शोरूम में ये सभी चीजें नहीं हो सकती थी और उसमें कठिनाई भी होती थी, नहीं होता था, नहीं मिलता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर प्रश्न खड़े होते थे, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें होती थी। हम लोग न्याय पंचायत स्तर के साथ साथ और फिर ये महिला विपणन केंद्र के साथ साथ इसको आगे बढ़ा, इसी के साथ हम उसको भी जोड़ने जा रहे हैं जिसमें 100% महिलाएं होंगी और इसमें हम लोगों ने 100 करोड़ की व्यवस्था भी उनके लिए हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करेंगे और महिला एसएचजीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट को वहां से बिक्री की व्यवस्था, और फिर उसको हम इस दूसरी स्कीम के साथ में जो मैंने यहां पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना जोड़ी है, ये सभी उसके साथ जुड़ेंगी। तो ये स्कीम अपने आप में वहां के लोकल उत्पाद के साथ साथ ढेर सारी महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ने में और उसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्य करेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। पांडे जी, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, हमारी आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर एमएमआर और शिशु मृत्यु दर आईएमआर, इसका जो रेशो है काफी खराब रहा है। अगर आप देश के स्तर पर तुलना करेंगे, हम काफी पीछे थे। 17 में जब हम आए थे उस समय की तुलना करेंगे, इसकी स्थिति बहुत खराब थी। और आज हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख इसमें संस्थागत प्रसव करने के लिए मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि भाई ये संस्थागत प्रसव होंगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होगा। अगर मां ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 60 लाख सुरक्षित प्रसव प्रतिवर्ष सुनिश्चित हो, इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम इस बार करने जा रहे हैं और उसको संस्थागत स्वरूप देंगे। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सुनिश्चित करेंगे, इंसेंटिव देंगे और सुरक्षित मातृवंदना योजना के साथ साथ इस योजना के माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो ये संस्थागत प्रसव होता है इसमें ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन जहां पर कोई अच्छे सुपर स्पेशलिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके पास सुविधा है, तो सीजीएचएस के रेट के साथ हम उसको जोड़ करके बात करेंगे। जो आपने कहा था कि हाई फाई रेट बंद हो, उस रेट के साथ हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उसको बातचीत करके एक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचाना, उस गरीब को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि गरीब उस हाई फाई
भवन को देख करके भयभीत होता है, पहुंच नहीं पाता है, उसकी वहां आसान पहुंच हो, इसके लिए सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। तो इससे न केवल सुरक्षित मातृत्व रहेगा बल्कि सुरक्षित बचपन भी रहेगा और उस दिशा में भी सरकार कार्य करेगी। कृषि एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिशन के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसके उत्पाद को सही दाम नहीं मिल पाता है। और हम उत्तर प्रदेश के अंदर अब वह यहां के अन्नदाता किसानों का प्रोडक्ट भी ग्लोबल मार्केट पर पहुंच जाए, उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। और इसके साथ ही पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि 40 लाख ट्यूबवेल यूपी के अंदर हैं। तो आपके समय में तो जब बिजली नहीं आती थी तो ट्यूबवेल चलने का नाम ही कोई नहीं लेता था, भगवान भरोसे सब था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप न बिजली देते थे न ट्यूबवेल चलता था, तो बेचारा आज किसी को खेती करनी होती थी तो वह जैसे तैसे कर लेता था। आत्महत्या से वैसे थोड़ा मौतें होती थी, लेकिन हम लोगों ने 16 लाख ट्यूबवेल को जो बिजली के कनेक्शन से जुड़े हुए थे, हमने कहा नहीं, अब अन्नदाता किसान फ्री में बिजली देगा, फ्री में बिजली, यानी फ्री में हम उसको अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल के लिए फ्री में बिजली की व्यवस्था करेंगे। और इस पे हर वर्ष सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उनको उपलब्ध करवा रही है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। आप देखो ना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब से लंबित पड़ी हुई थी। शिवपाल जी इसीलिए भाग गए, उनको मालूम था ये नाम आएगा। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने क्या काम किया? वो कह रहे हैं ना, कल वो टिप्पणी कर रहे थे स्वतंत्र देव जी पे, लेकिन हमें कहते हैं बाणसागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की हो, या सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा की हो, हर सरकार उस पर कार्य कर चुकी है या कार्य कर रही है। हमने लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा भी दी है। लेकिन जो ऐसे ट्यूबवेल हैं जहां किसान आज भी डीजल से अपना पंपिंग सेट चला करके सिंचाई करता है, उन ट्यूबवेल को हम सोलर पैनल देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और उस दिशा में हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की है। और अब किसान को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी की है। और मैं तो कृषि मंत्री से कहूंगा, एक बार आपको लेके जाए ना, खेती की बात खेत पर। और मैं वही कह रहा हूं ना, खेती की बात खेत में, और कैसे होते नहीं, वो भी कृषि मंत्री भी किसान होंगे, उनकी सेहत नहीं बताती है, सेहत तो नहीं बताती कि खेती करते होंगे कि सेहत बताती नहीं है। आप लगते हैं किसान, लेकिन आप खेती नहीं करते होंगे इस उम्र में। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। अन्नदाता किसान को हमें समर्पित कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान इन चीजों को उनको हम लोग करेंगे। बेसिक शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, आपने इसमें बहुत सारी चीजें कही थी, हमने बहुत सारी चीजें इसमें नोट की हैं। उसमें ड्रॉप आउट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की स्थिति थी। कंपोजिट विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ चीजें जो इसमें देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले की तुलना में गुणवत्ता अच्छी हुई है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लासेस दी, डिजिटल लाइब्रेरी वहां स्थापित की है, ये सभी चीजें वहां पर की हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहां पर उठाए हैं। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हां, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीजें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ मान्य विधायकगण आए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहां भी मिल जाता तो
और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति की बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था, उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं, ये जरूर, इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय किया और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी सरकार ने हमारी सरकार ने किया है। हैं? मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं और इसीलिए आपके प्रति चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है। और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान देते हैं। नहीं, पड़ोसी के नाते इसलिए, लेकिन उम्र भी है ना, दूसरा सहजता है, सरलता है, अनावश्यक को नहीं करते हैं। और ठीक है, संगत का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा है, नहीं, ओ नहीं, देखो ऐसा नहीं भाई, देखो सम्मान होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में मैंने पहले भी कहा, देखो हम लोगों के मन में इच्छा होती है कि जिन स्कूलों में हम पढ़े थे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे होगा, कैसे होना चाहिए। और मैं तो आप सभी माननीय सदस्यों से भी कहूंगा, कुछ करिए जरूर उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों में पढ़े हैं। सरकार पैसा दे रही है और आपको तो केवल अपनी निधि से पैसा देना है, केवल कुछ पैसा आप दे देंगे, बाकी 75% पैसा अगर गवर्नमेंट है तब तो फ्री, कुछ नहीं तो आपको देना, केवल पहल कर देनी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एडेड है तो वहां पर हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए कि 25% पैसा हम कहीं से इकट्ठा करवा करके CSR से दें, अपनी निधि से दें, कैसे दें, और बाकी 75% पैसा सरकार दे रही है। आखिर वहां पे कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो यूपी का बच्चा पढ़ेगा, हमें उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए उसको, और उसके लिए सरकार ने काम किया है और उस पर हम लोग
पूरी व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के साथ साथ हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहां पर सहयोग किया है। पीएम श्री के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है और बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उनको वहां पर सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हम बालिकाओं को ये दे रहे हैं, इसको देने जा रहे हैं। और कैशलेस की व्यवस्था सभी शिक्षकों के साथ साथ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देने की व्यवस्था भी सरकार ने इस बजट में की है और उसको हम करेंगे। कुछ लोग इसमें अनावश्यक गफलत पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये उसका हिस्सा है और उसको हम लोग उसके तहत ही इस कार्य को करेंगे। आपने उच्च शिक्षा की आप बात कर रहे थे। उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन, स्किल, रिसर्च एंड डिजिटल इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने आज एक ग्लोबल कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ा है और सरकार ने इसके लिए तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। देखिए, नेक का जो मूल्यांकन होता था उसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी की छलांग क्या है। आपके समय में नेक का मूल्यांकन और उसमें जो हमें ये प्लस प्लस की जो रैंकिंग मिली थी वह आपके समय में 0 थी। आज प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक एक्रीडेटेड संस्थान में जो पहले 95 से कम थे, आज उनकी संख्या 158 हुई है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF में ये संख्या आपके समय में 32 थी, आज ये बढ़कर के 158 हुई है और वैश्विक मंचों पर QS रैंकिंग में प्रदेश की अपनी एक नई पहचान स्थापित हुई है। पेटेंट फाइलिंग 17 के पहले ये बहुत कम थी, मेरा अनुमान है कि 50-60 रही होगी और इस यानी जो हमारा वित्तीय वर्ष ये चल रहा है इसी में अब तक की जो हमारी पेटेंट फाइलिंग हुई है यूपी के अंदर उसमें 5,677 ये पेटेंट फाइलिंग यूपी के विश्वविद्यालयों से हुई है और विश्वविद्यालयों के स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर हुई है और स्वीकृत पेटेंट की संख्या अब तक लगभग 350 उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। ये इस दौरान आपके समय में ये संख्या केवल 1 थी। आप लोग जो बड़ी हाईफाई की बात करते हैं उसमें और आज क्या अंतर है, ये आज इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, खासतौर पर आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात भी कर रहे थे और मुझे लगता है कि आपके समय में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय बने थे, हमें किसी के बारे में वो नहीं करना कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन भेदभाव होता था। हमारे समय में भेदभाव नहीं होता है। हमने एक पॉलिसी बनाई, पिक एंड चूज नहीं किया, एक पॉलिसी बना दी। इस पॉलिसी को जो भी नियमों का पालन करेगा हम मान्यता देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए या मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए पिक एंड चूज होता था। 6 कमिश्नरी हमारी ऐसी थी जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था, जिसमें सहारनपुर कमिश्नरी थी, मुरादाबाद कमिश्नरी थी, मिर्जापुर कमिश्नरी थी, अलीगढ़ कमिश्नरी थी, आपके देवीपाटन कमिश्नरी थी और आजमगढ़ कमिश्नरी थी। हमारी सरकार ने पहले चरण में ये सभी 6 विश्वविद्यालय और ये 6 विश्वविद्यालय भी इस रूप में दिए हैं। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में
विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमने किया, वहां प्रारंभ हुआ, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। देश की आजादी के लिए योगदान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिशर का शासन था उस समय एक स्वतंत्र सरकार का गठन भारत के बाहर रह करके किया था। इन महापुरुष ने देश के अंदर आने के बाद, आजादी के बाद जब वापस आए, इन्होंने तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए, तमाम संस्थानों की स्थापना की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी जो बड़ा योगदान था उनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी था। आप लोग कभी इन महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाए, इनका स्मरण नहीं कर पाए। देखिए, वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करते। यानी अब आप लोग वो भूल गए। लोहिया जी का नाम लेते हैं लेकिन लोहिया जी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे। जेपी का नाम लेंगे लेकिन जेपी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे। खैर, महाराज सोहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय है। ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने बनाया है, बन गया विश्वविद्यालय, प्रारंभ हो चुका आजमगढ़ में विश्वविद्यालय। आप जाइए एक बार राजभर जी लेके जाइए, पांडे जी को भी गए थे। नहीं, अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो उस दिशा में भी मां विंध्यवासिनी के नाम पे प्रयाग आपके मिर्जापुर मंडल में विश्वविद्यालय बन रहा है और उस मंडल में दौसा विश्वविद्यालय भी अधिनियम पारित हो गया है। भदोई में भी काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना भी सरकार ने बना दिया है। यानी ये सरकार की देवीपाटन में मां पाटेश्वरी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य इस सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप भी तो कर सकते थे इस कार्य को, लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट के स्तर पर यह विश्वविद्यालय भी स्थापित किए हैं और विश्वविद्यालय स्थापना करने के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए किया है। 2 विश्वविद्यालयों की मान्यता को हम जब्त कर चुके हैं और कार्रवाई कर चुके हैं, एक फिरोजाबाद में और एक हापुड़ में। जहां धांधली की कोई करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो हम लोग वहां पे कानून का उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में उसको लाना भी जानते हैं और उसके तहत सरकार ने अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं। दूसरा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बने, ग्लोबल कंपटीशन के लिए हमारा युवा तैयार हो सके, इसके लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी भी अपना कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित कर चुकी है। सारी औपचारिकताएं आगे बढ़ चुकी हैं। हम लोगों ने कहा दुनिया भर के अच्छे विश्वविद्यालय आए, हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करें, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, वे हमसे सीखें, हम उनको सिखाएं। ये चीजें भी अब आगे बढ़ रही हैं और उस दिशा में हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। प्रदेश ने स्किल इंडिया मिशन को भी यहां पे काम करना प्रारंभ किया है और जो हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ने के काम किए, सीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, दौसा सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष में ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, ये उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों को जो हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन में जाना चाहते हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए हम लोगों ने यहां पे ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के प्रारंभ की है और इसको हम लोग अब लागू कर चुके हैं। EI सर्टिफिकेशन सपोर्ट स्कीम में गोल्ड मेडल स्कीम के लिए, स्टेम हॉस्टल स्कीम बालिकाओं के लिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स
का अध्ययन करने के लिए जो बालिकाएं जाएंगी उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, फ्री में हॉस्टल की व्यवस्था हम दे सकेंगे। और बेटियों के लिए एक बड़ी स्कीम की घोषणा हम लोगों ने की है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। उच्च शिक्षण संस्थानों में हम लोगों ने व्यवस्था की है और इसको भी हम इस बार देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने जो बात कही, ऑलरेडी बजट में उसका प्रावधान है कि स्टेट एंड जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटी हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय होंगे, जो संस्थान हैं जो रिसर्च के कार्यक्रम को, इनोवेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस विशिष्ट शोध के लिए हम लोगों ने इस बार हर एक विश्वविद्यालय के लिए एक निश्चित धनराशि भी बजट में उसका प्रावधान किया है। आईटी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने भी, आपने देखा होगा कि इस फील्ड में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष के अंदर, 8-9 वर्षों के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छी दिशा में हमारा कार्य कर गया है। मैंने यहां बताया भी कि देश के अंदर मोबाइल का जो स्मार्टफोन बन रहे हैं, 55% का अकेले यूपी बना रहा है पूरे देश का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्माण का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी लगभग 60% कर रहा है, काफी बड़े पैमाने पे कर रहा है। और इसमें हम लोगों ने अब जो वैश्विक निवेश के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों ने भी अब यूपी के अंदर निवेश करना प्रारंभ कर दिया है। और कल ही, यानी कल 21 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक 5 यूनिट ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने जा रही है, यानी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की अग्रणी कंपनियां, भारत से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ मिलकर के इस निवेश को यहां पर करेंगे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी का है। और हमारा मानना है कि अब आने वाले समय में सेमीकंडक्टर परियोजना के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 32,196 करोड़ के निवेश को हम लोग इस दिशा में आकर्षित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक बड़े उसका प्रावधान यहां पे किया गया है और उस पर हम लोग सरकार वो करेंगे। आप देखें तो आप 15-16 में प्रदेश के अंदर कुल आईटी के फील्ड से जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे वो केवल 15,000 करोड़ रुपए के ही यहां से एक्सपोर्ट हो पाते थे। आज इनकी संख्या 75 से 80,000 करोड़ तक पहुंची है, अकेले यूपी यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। स्टार्टअप कल्चर आपके समय थी ही नहीं। आप स्टार्टअप कल्चर क्या करते? आपका स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और क्या बोलते हैं उसको, कट्टा बम, वो तो बड़ी इंडस्ट्री हो रही थी। लेकिन आज यूपी के अंदर 20,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं और इसमें से लगभग आधी स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। और जो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें यूपी टॉप परफॉर्मर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है। ईआई प्रज्ञा पहल, ये नागरिकों और कार्मिकों के ईआई प्रशिक्षण में तमाम बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर के हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके प्रशिक्षण के लिए कर रहे हैं। और मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले वर्ष ही इस सदन के माननीय सदस्यों को ईआई में पारंगत बनाने के दिशा में एक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को यहां पे प्रारंभ किया था। और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आत्मनिर्भरता और ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में हम लोग तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। और प्रदेश ने जो महत्वपूर्ण कार्य इसमें होने जा रहे हैं, खासतौर पर टेक युवा के लिए एक बड़ा जो कार्य सरकार करने जा रही है, खासतौर पर जिसमें एक बड़ा हमारे पास
निवेश की संभावना विकसित होने जा रही है और उस दिशा में जो मैं यहां पर करना, आप यहां पूरे सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, वह है 25 लाख जो युवा हमारा होगा, उस युवा को AR, VR एंड XR आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। यानी AR ऑगमेंटेड रियलिटी में, यानी हकीकत में कुछ जोड़ना। ये आप अपनी दुनिया, आंखों से अपनी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन एक चश्मे या फोन स्क्रीन के जरिए उस पर डिजिटल आधारित रास्ता है, नाम है या 3D मॉडल चिपका दी जाए, तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आज देखने को मिलते हैं और वो चीजें हम लोग उसमें प्रशिक्षण देने के लिए एक नया क्षेत्र बना है जिसमें हम लोगों को स्मरण कर सकते, यानी उसमें उसका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा वर्चुअल रियलिटी VR, ये नए वे फील्ड हैं जिनके माध्यम से हमारा युवा प्रशिक्षित होकर के और उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको नई जॉब क्रिएट कर सकता है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं, आप जाते होंगे कहीं भी, आंखों पर एक बंद हेडफोन यानी हेडसेट होता है और उसमें असली दुनिया नहीं दिखती। आप पूरी तरह से एक कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया के अंदर होते हैं और उसमें जैसे कोई बुजुर्ग अपने घर में बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक महत्वपूर्ण स्थल में उसको देखने का इच्छुक है, क्या स्थिति है, एक जगह में बैठ करके उसको देख सकता है। और ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में ये ढेर सारे जॉब क्रिएट कर सकता है। सरकार इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने इस व्यवस्था के लिए की है। और XR यानी हकीकत और डिजिटल का मिलन, यानी AR से एक कदम आगे और इसके डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स, इन सब को हवा में तैरते हुए नहीं बल्कि वास्तविक मेज पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन चीजों को लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के सरकार आगे बढ़ने जा रही है और ये बड़े, यानी टूरिज्म के सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर में इसमें बहुत सारी संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और सरकार ने इस दिशा में एक नए कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और सरकार इसमें अपना पूरा सहयोग कर रही है। और इसको जो है बजट में भी हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश के बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने यहां की है। मैंने EI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात यहां पे कही है कि उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था है और भी अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग यहां पे पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू हब यानी प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अब यूपी, यानी ये सभी चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश इन सब के बाद ये चीजें अब बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आगे बढ़ चुका है और काफी चीजें उसके सामने देखने को मिल रही हैं कि आज जो बदली हुई तस्वीर है, इसलिए क्योंकि सरकार ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मैंने यहां पर CM युवा के बारे में, यहां पहले ही मैंने आपको ODOP स्कीम के बारे में भी मैंने यहां पे बताया था। अन्य तमाम स्कीम के बारे में जो जिनके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। और मैं आज इस सदन में एक बार और कहना चाहूंगा, जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है और उस वह है जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अंदर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोगों ने एक एम्प्लॉयमेंट जोन हर जनपद में स्थापित करने की बात कही है। एक ऐसा सेंटर होगा जो एक ही छत के नीचे, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार का नौजवान आता है, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करना, उसके लिए उसके अनुरूप कार्य को भी उपलब्ध करवाने की तैयारी करना। और इसके लिए
एक एम्प्लॉयमेंट जोन के अंदर हमारा लगभग 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि प्रयास होना चाहिए कि 100 एकड़ लैंड जनपद के पास जनपद मुख्यालय से बहुत दूरी ना हो, लेकिन वहां पर होती है। तो हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना करने के लिए किया है, जिसमें एक छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं। कहीं पहले सेवा योजन कार्यालय होता था, वहां से सेवा योजन नहीं होता था, केवल एक उसके रूप में बना रहता था। उद्योग का कार्यालय जिले के अंदर होता था, लेकिन कोई वहां एक्टिविटीज नहीं होती थी। अब ये सारी एक्टिविटीज एक छत के नीचे हम प्रारंभ कर देंगे, निवेश से लेकर के और उसको जॉब देने तक, उसके यानी स्किल डेवलपमेंट से लेकर के उसको वहां पे एम्प्लॉयमेंट देने तक, ये सब कुछ एक जिले के अंदर होगा। और उत्तर प्रदेश यानी उसी जोन में हम लोग सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी उपलब्ध कराएंगे, टेस्टिंग लैब भी उपलब्ध करा देंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले और डिजाइन सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, ये सब कुछ उसके अंदर ही उसी जोन के अंदर हम उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा सेंटर बनेगा जो यूपी को एक नई पहचान उपलब्ध करवा सकता है। और एक नई स्कीम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, वह है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के लिए, एक जनपद एक व्यंजन। उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में काफी प्रगतिशील रहा है और उत्तर प्रदेश ने काफी यहां पे प्रगति भी की है। और हमारे यहां हर जनपद के अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट रहा है। कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग जानते रहे हैं कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के बारे में, हाथरस की हींग के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी जौनपुर की इमरती, आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है आपने, कहा था आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। लेकिन अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, महिला उद्यमिता सशक्तिकरण के लिए भी हम लोगों ने यहां पे काफी, उसमें पहले से हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। महोदय, ये अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम पहले से, मैं यहां पे चर्चा कर रहा था, नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी, और हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है कि अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। 100 नई टाउनशिप प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको स्थापित करेंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों के लिए भी और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं। और उसके लिए जगह जगह लैंड बैंक बनाने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। भारत सरकार की जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब तक होता क्या था, एक गरीब छोटा सा मकान बनाता था तो लोग जाके उसको परेशान करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता, उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना केवल पंजीकरण कराए और घोषणा करें कि इससे ज्यादा नहीं है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा तो कार्रवाई होगी। 500 वर्ग मीटर आवासीय और 200 वर्ग मीटर वाणिज्यिक तक स्वतः मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है। यानी
ये सारी चीजें अब ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इन सब प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर नए रोजगार की सृजन किस रूप में होंगे? उद्योग लगाने में, होटल बनाने में, चिकित्सालय बनाने में और सेवा क्षेत्र में तमाम प्रकार के निवेश इसके माध्यम से प्रारंभ होंगे। और लखनऊ में मेट्रो फेज 4 बाग से बसंत कुंज तक के लिए भी 1268 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी परसों देश की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मैंने अभी परसों भी कहा था यहां पे इस सदन में राज्यपाल जी के भाषण का जवाब देते समय मैंने कहा था, मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में आपके समय में कितना समय लगता था? घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे और पहली बार भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच कुल 40 से 45 मिनट में रैपिड ट्रेन, नमो भारत ट्रेन के रूप में दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी परसों 22 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और इसमें यही नहीं होगा, इसके साथ साथ मेरठ के अंदर 2 कॉरिडोर इसके बनने जा रहे हैं। इसमें एक जहां पे ये नमो भारत ट्रेन चलेगी, एक में मेट्रो का भी होना है संचालन। यानी उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य है और एक और शहर हमारा मेरठ इसमें बढ़ गया है और वह ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। और दूसरा लखनऊ में हम लोग एक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, 10,000 लोग एक साथ एक जगह में एक कन्वेंशन सेंटर में कोई कार्यक्रम कर सके, यह व्यवस्था भी हम लोगों ने लखनऊ में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी है और वो पैसा भी हम लोग यहां पे दे चुके हैं और इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया है। मैंने यहां पे सिटी जो आपका जो है स्टेट कैपिटल रीजन और उसके बारे में सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में चर्चा की है, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों में भी जो कार्य किए हैं, खासतौर पर प्रदेश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में, जिसमें हमारे औद्योगिक निवेश के कार्य को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी के माध्यम से, जो हमारी यूपी की सेक्टोरल पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है और लैंड बैंक है, आज उसका परिणाम है कि राज्य बीमारू राज्य के माध्यम से उभर करके अब भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है और मजबूती के साथ यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हमने क्लस्टर तैयार किए हैं। अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे इससे पहले होता क्या था, एक्सप्रेस वे बना दिया और बाकी उस भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था। अब हम लोग इन सब में भी उसके किनारे भी कुछ क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेस वे के किनारे 27 ऐसे इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलप करने की कार्रवाई की है, जिसके माध्यम से 12,500 एकड़ लैंड बैंक का एक लैंड बैंक वहां पर तैयार हो रहा है, जहां पे नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे और एम्प्लॉयमेंट वहां पर नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वहां पे उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश भर में, आपने कहा कि केवल निवेश गौतम बुद्ध नगर में या अन्य बड़े जनपदों में हो रहा है, छोटे, हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था उसमें सभी 75 जनपदों में निवेश के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। और हमारी पॉलिसी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई करना चाहेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उसको ज्यादा इंसेंटिव देते हैं, बुंदेलखंड में करना चाहेगा ज्यादा इंसेंटिव हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और लोग आ रहे हैं। आज के दिन पे हर एक जनपद में लोग इस निवेश के लिए करते हैं और
प्रदेश में आज के समय में 75,000 एकड़ का एक बड़ा लैंड बैंक भी है जो प्रदेश के अंदर अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। निवेश मित्र पोर्टल है, सिंगल विंडो अधिनियम के साथ 65 विभागों के 4,675 अनुपालनों में हम लोगों ने यहां पे उसको सुगम कराने में सफलता प्राप्त की है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एकीकृत किया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय नेशनल मास्टर प्लान को भी 29 डाटा लेयर को यहां पे प्रदेश ने उसके साथ प्रमाणित करने का प्रयास किया और उसके साथ हम लोगों ने कार्य इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? निवेश के 50 लाख से अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और प्रदेश में इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा प्राप्त हुई है। आपको इस चीज को देखना चाहिए। कोविड कालखंड में जो 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर आए थे, उसमें से 90% आज यूपी के अंदर ही काम कर रहे हैं क्योंकि यूपी के अंदर उनको काम का मौका मिला। आज वे राज्य जहां पहले यूपी का श्रमिक काम करता था, आज उन राज्यों में क्राइसिस है लेबर की। आज उन राज्यों में इस बात के लिए समस्या है कि वहां पर उनको अच्छे लोग और क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, एक समय के बाद, सीखने के बाद तब वो काम करता है। लेकिन अब यूपी का नौजवान यूपी के अंदर काम पा रहा है तो वहां पे समस्याएं खड़ी हो रही हैं और इसलिए अन्य राज्यों के भी निवेशक यूपी के अंदर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब रैंकिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी है। लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर स्टेट के रूप में यूपी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रथम स्थान पर है और डीरेगुलेशन प्रथम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है और उत्तर प्रदेश इन चीजों को तेजी के साथ आगे विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने काफी कार्य आगे बढ़ाए हैं। अभी हमारे जो नए इन्वेस्टमेंट के भी प्रोग्राम होने जा रहे हैं जिसमें हमारी एक नए कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। खासतौर पर प्रदेश के अंदर जो है हमारा एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के नए प्रस्तावों को हम लोग यहां पे निवेश कराने जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्नातक और प्रास्नातक में फाइनल ईयर के बच्चों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों ने 2,375 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है। उन युवाओं को ये उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश यहां पर कराएगा। आज उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। पर्यटन के रूप में, पर्यटन के बारे में आपने कहा था, पर्यटन के बारे में आपने देखा होगा। आज कोई मानता है, कोई इस बात को विश्वास करेगा जिस राज्य में पहले कोई डर के मारे नहीं आता था, 2025 में, पूरे 2025 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 156 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न पर्यटन स्थलों में, धर्म स्थलों का दर्शन करने के लिए और उन पर्यटन स्थलों में भ्रमण करने के लिए आया है। एक पर्यटन केंद्र में एक पर्यटक जब आता है तो वह केवल आता नहीं, अपने साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती करके जाता है। उसके माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था में एक नया यानी आर्थिक सशक्तिकरण और राजस्व वृद्धि में और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन में भी उसकी एक बड़ी भूमिका वहां पर होती है और उसी का परिणाम है कि आज सरकार ने उन सभी क्षेत्रों में काम प्रारंभ किया है। यह सरकार तो पहली सरकार है, आप लोग तो घोषणाएं करने तक सीमित रहते हैं, कभी आप लोगों ने काम करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो था भी उसको भी बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। हमारी सरकार ने, अगर हमने काशी विश्वनाथ धाम बनाया है, अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि और अयोध्या का विकास किया है, मां विंध्यवासिनी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया है और चित्रकूट में जाकर के देखिए ना, चेंज आज दिखाई देता है। कैसे कार्य होना चाहिए, चित्रकूट और प्रयागराज उसके उदाहरण है, नैमिषारण्य उसका उदाहरण है, सुखतीर्थ उसका उदाहरण है। लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने
समाज कल्याण विभाग को 500 करोड़ रुपए पहले से उपलब्ध करवाए हैं कि समाज कल्याण विभाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमाएं जहां कहीं भी हैं वहां पर उन पार्कों की बाउंड्री वाल कराने, गेट लगाने, उनको भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए उस पैसे का उपयोग करें, तत्काल कार्य योजना को इंप्लीमेंट करें। 500 करोड़ रुपए पहले से हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध करवा दिया है और ये कार्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं जब ओडीओसी की बात कर रहा था, प्रयास सरकार के द्वारा हो 2019 के प्रयागराज कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली थी और यूनेस्को ने 2025 में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ को मान्यता दी है। यानी यह लखनऊ को उसके व्यंजन के लिए यह एक नई वो भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश को आज ये सुविधा, यह यूनेस्को के द्वारा ये मान्यता दी गई है। और आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो उनको आप स्मरण कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में थे। हम लोगों ने आगरा के अंदर जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहां एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र नायकों का कैसे सम्मान होना चाहिए, ये जानना हो तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। आप लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता से जी रहे थे, सरकार का पैसा और आगरा में मुगल म्यूजियम। हमने कभी मुगल म्यूजियम क्या होता है जी, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो म्यूजियम भी वहां पे तैयार हो रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र नायकों का ही सम्मान होगा, उनकी स्मृतिकाएं वहां पे लगेंगे। उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश और यूनियन बजट में आपने देखा होगा, हस्तिनापुर को और सारनाथ को आइकॉनिक सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए यूनियन बजट में उसका प्रावधान है और प्रदेश सरकार ने भी श्रावस्ती के साथ ही बटेश्वर को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरदेव अटल जी की जन्मभूमि है और उसको हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ ही मुझे लगता है कि आज के दिन पर अभी बागपत में पुरा महादेव का मंदिर है, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र के साथ साथ आदि योगी की भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य और बड़ा वहां पर एक सेंटर स्थापित होने जा रहा है। यानी वह आध्यात्मिक भी होगा, आयुष की दृष्टि से भी आप देखेंगे बहुत भव्य केंद्र वह बनने जा रहा है देश का। और एक पुरा महादेव में बागपत के अंदर हम लोग इस कार्य को पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाए हैं। अयोध्या धाम में मंदिर संग्रहालय, एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है जहां पे देश के अंदर मंदिरों की आर्किटेक्चर को लेकर के, भारत के अंदर किस प्रकार की आर्किटेक्चर रहा है पूरे देश के अंदर, उस दिशा में एक भव्य कार्यक्रम टाटा सन्स की ओर से वहां पर सरकार और टाटा सन्स के साथ एमओयू हुआ है और उस कार्यक्रम को वे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इको टूरिज्म बोर्ड के माध्यम के साथ भी हम कार्य आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ काम करा चुके हैं। हम लोगों ने इस बजट में भी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था की है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर उनके विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पर्यटन केंद्र के विकास के लिए धनराशि देने का प्रावधान है और हर एक क्षेत्र में हम लोग इसको करते हैं।
प्रयागराज में समेकित विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, वाराणसी के लिए की है, अयोध्या के लिए भी की है। और इसके साथ ही अन्य तमाम हम लोगों ने जो तीर्थ विकास क्षेत्र बनाए हैं, अयोध्या, नैमिषारण्य, बिंदु क्षेत्र, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, इन सभी के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ या अन्य तीर्थ स्थलों पर, महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों में महिला गाइड के विशेष प्रशिक्षण और लाइसेंस शुल्क में भी सरकार इसमें छूट प्रदान करने की व्यवस्था करेगी और सरकार इसको अपने स्तर पर प्रयास करेगी कि उन्हें छूट मिले और वह कार्य लाइसेंस उन्हें प्राप्त हो सके और महिला गाइड भी वहां पर लोगों को वहां पर प्रशिक्षण दे सकें, लोगों को गाइड कर सकें। इसके बारे में सरकार वहां पर कार्य करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत होम स्टे स्थापना हेतु 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी सरकार ने पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर यहां पर की है। मैंने कृषि के बजट पे यहां पे कल काफी चर्चा हुई थी और उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि मंत्री जी ने भी हमारे काफी वो की थी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कृषि मंत्री जी की तरह हमारा किसान भी स्वस्थ और पुष्ट रहे। ये किसका मनरेगा नहीं, अब वो विकसित भारत जी राम जी, ये पहले की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक स्कीम आई है। 25 दिन बढ़ाए। देखो पांडे जी, देखिए पहले 100 दिन का रोजगार था लेकिन कंपलसरी नहीं था, अब 125 दिन का हो गया। पहले अगर कोई व्यक्ति रोजगार चाहता था तो रोजगार चाहने पर उस व्यक्ति को मांगने पर रोजगार नहीं मिल पाता था, समय पे मानदेय नहीं मिल पाता था। दूसरा, अगर उसको रोजगार नहीं दिया 100 दिन का तो कोई भत्ता नहीं दिया जाता था। अब खेती बाड़ी का समय नहीं है और कोई व्यक्ति कहता है गांव का कि मुझे रोजगार चाहिए, ग्राम प्रधान को उसको रोजगार देना होगा, गारंटी दी गई है, और नहीं देगा तो बेरोजगारी भत्ता देगा, यह भी इसमें गारंटी दी गई है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इससे पहले होता क्या था, ये कांग्रेस ने अपने अनुरूप ही किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे उसने मनरेगा बनाई भी थी कि गड्ढा खोदो फिर पाट डालो, यानी गड्ढा खोदो पाटो, खोदो पाटो। तो मैंने एक बार पूछा था, जब स्कीम बन रही थी, मैं सांसद था, हम लोग विरोध कर रहे थे, वे क्या बना रहे हैं सब, स्कीम बनाओ ठीक, थोड़ा व्यवहारिक हो। देखिए इससे किसान भी परेशान था, श्रमिक भी परेशान था और इन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत किया। हम लोगों ने पूछा एक कमेटी में, पूछा भाई ये सब क्या है, अब एक गड्ढा तो एक ही बार खोदेगा, रोज रोज थोड़े गड्ढा खोदा जाएगा। तो उसने कहा साहब एक बार खोदो दूसरी बार पाटो, और यही होता था, यही करते रहे। लेकिन अब ये नहीं है, अब पक्का निर्माण आप कर सकते हैं गांव में विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत गांव का बाजार जो सड़कों पे लगता है, सब्जी मंडी सड़क पे लगती होगी, आप देखते होंगे कितना खतरा है। तो ट्रैफिक जाम होता है और कभी कभी कोई खुरापाती व्यक्ति वाहन जबरदस्ती चढ़ाता तो किसी गरीब के ऊपर चढ़ता है। गांव में इस स्कीम के अंतर्गत आप अमृत तालाब भी बना सकते, अमृत सरोवर का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे चबूतरे बना सकते हैं, मार्केट का निर्माण कर सकते हैं, मंडी का निर्माण कर सकते हैं, और विकसित भारत जी राम जी इसकी गारंटी देगा। तो स्कीम पहले से व्यवहारिक हुई है। मैं मानता हूं आप लोगों की आदत अच्छी स्कीम को स्वीकार करने की नहीं है, करेंगे नहीं, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन यह चीज वास्तव में इस रूप में लेने का कार्य हुआ है। पशुधन के मामले में भी बहुत सारी स्कीम की घोषणा यहां पर की गई है और
हम लोगों ने अकेले 2000 करोड़ तो निराश्रित गोवंश के लिए ही किया है, रखा है, उनके भरण पोषण पालन के लिए, और उसके लिए ही ये व्यवस्था की गई है। यहां पे ये व्यवस्था इसके साथ की गई है। इसके साथ ही नस्ल सुधार की दिशा में भी सरकार, उस दिशा में भी सरकार उसमें सहयोग करेगी, और ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए बकरी, भेड़, सूअर, कुक्कुट पालन, इन सब के लिए भी सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने, देखिए, आप हमेशा संजय निषाद जी को कोसते हैं, हमेशा कोसते हैं, पता नहीं क्यों आप उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने उनके समय में, मैं मानता हूं, देखिए आपकी पीड़ा में मानता हूं कि उन्होंने अपना डिब्बा बंद प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचाया, लगता है। लेकिन उन्होंने उत्पादन दुगना करने में उन्होंने काफी काम किया है, और इसलिए निषाद राज बोट योजना के अंतर्गत 1622 मछुआरों को बोट, जाल, लाइफ जैकेट ये भी उपलब्ध करवाए हैं। आपके समय में नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं था। आप देते नहीं थे, घर देते होते बेचारे। 62 लाख घर तो हम लोगों ने प्रदेश के गरीबों को, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने दी है, ये एनडीए की सरकार ने दिया है। आप लोगों के समय तो समाजवादी पार्टी का चेहरा है तो उसको मिलता था, शेष को नहीं मिलता था। वर्ल्ड फिश सेंटर के लिए भी उन्होंने धनराशि की व्यवस्था की मांग की थी, वह भी उनको मिल गया है। और मत्स्य बीज और ब्रूड बैंक स्थापना के लिए भी जो धनराशि की मांग की थी, वह भी। फिश प्रोसेसिंग सेंटर, आधुनिक मत्स्य मंडी और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इसके लिए भी उनको 100 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में कर दी गई है। और ये अब और मस्ती के साथ विभाग को आगे बढ़ाएंगे और लैंड लॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर दिलाने में सफल होंगे। हैं? वो कह रहे हैं, हम आपके समय में तो मछलियों को उर्दू पढ़ाने का काम होता था। एक पेड़ मां के नाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान बना आच्छादन। देखिए, पर्यावरण की समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, और पर्यावरण की समस्या के समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश ने 242 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया है। वनाच्छादन हमारा बढ़ा है, लगभग 10% के आसपास पहुंचा है। इस बार भी हमने 35 करोड़ का अपना लक्ष्य रखा है, और उस दिशा में सरकार ने काफी कुछ इस पे काम प्रारंभ किया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, और उत्तर प्रदेश में वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान उत्तर प्रदेश में यहां पर किया गया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में, ये हमारा वन विभाग ने भी इसमें काफी कार्य प्रारंभ किया है। किसानों के लिए एक बड़ी स्कीम हम लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में भी की है। खासतौर पर यहां पे जो हमारे जो लघु और सीमांत किसान थे, उन किसानों को जो लोन उन्हें लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था, बहुत महंगे दाम पर मिलता था, और खासतौर पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे काफी महंगे दाम पर मिलते थे। गवर्नमेंट ने उसमें काफी उनको सहूलियत दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र की आप बात कर रहे थे पांडे जी, आपके यहां का मेडिकल कॉलेज, उस दिन मैं गया था और मैंने वहां पे पूरी जानकारी ली थी आपके आने के पहले, और लोग खुश थे, लोग कह रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपकी पीड़ा हो सकती है कि आपने नहीं इस बात को कि लेकिन अब देखिए, अच्छे सेंटर के रूप में वो मेडिकल कॉलेज वहां काम कर रहा है,
हाँ, मैं क्या करूं, देखिए हर अच्छे कार्य को और अच्छा करने के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन इस बात देखिए जो अभी तक काम हुए हैं उसमें स्वास्थ्य तंत्र में डिजिटल सुगम सुलभ और किफायती का एक मॉडल तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, जो आज की आवश्यकता है। यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस की स्थापना, आयुष्मान भारत डिजिटल मशीन मिशन के कार्यक्रम को लागू करना, ई संजीवनी को, टेलीमेडिसिन को, टेली रेडियोलॉजी को, डिजिटल हेल्थ सेवाओं को, ये तो व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसके बारे में डिप्टी सीएम ने यहां पे बताया भी कि एनएचएम के अंतर्गत ये पैसा दिया गया था, ये आपने अपने बजट से नहीं दिया। आप लोगों की सच्चाई तो ये है कि जो प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास जो कार्डियक वेन होती हैं, भारत सरकार ने 2016 में अप्रोच किया था यूपी गवर्नमेंट को, लिखा था कि भाई आप एडवांस जो ये लैब हैं ईएसएल को आप लीजिए, हम आपको 150 ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें एनएचएम लिखा होता। हम लोग आए, हम लोगों ने वो 150 भी लिए, फिर 150 की मांग की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे हर जिले में एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंसेस की स्थिति हर जिले में 5 से लेकर के 7-8 तक है। और यानी जो गोल्डन आवर होता है किसी व्यक्ति के लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तत्काल उसको सुविधा उपलब्ध करवाना, वहां तक पहुंचाना प्रशिक्षित मैन पावर के साथ वहां मौजूद है, और इन चीजों को आगे बढ़ाया गया है और ये चीजें उसमें करती हैं। 4600 108 और 102 की एम्बुलेंस सेवा हम लोगों ने जोड़ी है, उसमें नई इसके साथ जोड़ी है, और उसके लिए भी धन हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे कर किया है। आज जो यहां पर हम लोग आज इस बात को कर रहे हैं, यानी आपने कहा ना सीटी और एमआरआई आदि की व्यवस्था के लिए लगभग 100 हॉस्पिटल्स में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ा चुके हैं। और जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि सीट वृद्धि के साथ नए पाठ्यक्रम, शिक्षक और नर्सेस की नियुक्ति, पैरामेडिक्स की नियुक्ति की तैनाती, अकेले हेल्थ विभाग में इनकी संख्या अगर हम देखेंगे, ये आपका एएनएम से लेकर के और विशेषज्ञ चिकित्सक तक 75,000 से अधिक नियुक्तियां अकेले स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग ने अपने यहां अलग अलग सेक्टर में की हैं। ये की हैं यूपी के अंदर। आज जो मुझे महत्वपूर्ण घोषणा करनी है और जो यूपी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, वह एसजीपीजीआई लखनऊ में ये हम एक क्वाटरनरी केयर हेल्थ सेंटर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो अनुसंधान, इन्वेस्टमेंट और सुपर स्पेशलिटी और जो भविष्य उन्मुख एक ऐसी स्कीम है, जिस स्कीम के लिए मुझे लगता है कि यह यूपी का तो पहला सेंटर है ही, जिसमें हम लोग 859 करोड़ रुपए पहले चरण में उपलब्ध करवा रहे हैं एसजीपीजीआई को, जिसमें निर्माण के लिए 359 करोड़ और 500 करोड़ रुपए उनको इक्विपमेंट के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और ये भारत का पहला ऐसा अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर होगा जो एसजीपीजीआई में उपलब्ध होने जा रहा है, जिस कार्य को हम लोग यहां पर इस व्यवस्था के साथ जोड़े हैं। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है, 102 के लिए की है। अयोध्या धाम में 500 बेडेड के एक हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में अलग से की है, जिसमें ट्रॉमा के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हो सके। यह इस बजट में हम लोगों ने इसको यहां पर की है। 27 मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास की व्यवस्था और अन्य कार्य के लिए, इसके अलावा ट्रामा सेंटर के लेवल 2 के लिए भी धनराशि की व्यवस्था का कार्य हम लोगों ने इस बजट में किया है। हम लोगों ने युवा सशक्तिकरण के लिए भी युवा कल्याण विभाग के माध्यम से पहले से युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने 96,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं।
अब ग्रामीण लीग के मैच भी प्रारंभ हो गए हैं। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम, ये सभी चीजें तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी हैं और पर्याप्त धनराशि इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में आज उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि जब हम लोग जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं और 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो आप इस बात को कहते हैं, पिछली बार आपने फिर प्रश्न किया था कि क्या इनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सुविधाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन वह व्यक्ति आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का जीवन जी रहा है। इस सरकार के लिए भी, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए गौरव की बात है और इसको डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की है। आज हम लोग इस दिशा में प्रयास हुए हैं और वह कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से जो इंस्पेक्टर राज के स्थान पर आज यह विभाग फैसिलिटेटर कार्य संस्कृति के रूप में काम कर रहा है। आपके यहां तो तमाम प्रकार से उनको इंडस्ट्री को परेशान किया जाता था, हतोत्साहित किया जाता था। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिकों के लिए ईज ऑफ क्वालिटी लिविंग की व्यवस्था की दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। परिणाम क्या है? कारखानों की संख्या प्रदेश के अंदर पहले की तुलना में इन 9 वर्षों के अंदर दुगने से अधिक, यानी जो 14,000 की संख्या थी आज वो बढ़कर के 31,000 से अधिक कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़े हैं। और पिछले 2 वर्ष में पूरे देश के अंदर कारखाने स्थापित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसने सर्वाधिक कारखाने प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं और प्रदेश इस दिशा में काफी अच्छा कार्य इस दिशा में प्रदेश ने किए हैं। तमाम अन्य, मैंने अटल आवासीय विद्यालय के बारे में विस्तार से उस दिन यहां पे कहा था और मैं एम्प्लॉयमेंट जोन के बारे में पहले से इस बारे में कह चुका हूं। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी प्रदेश ने काफी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनके काफी अच्छा प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसमें भी उत्तर प्रदेश ने 38,501 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र में आपने जब इसकी बात की थी तो मैंने विकसित भारत जी राम जी की बात आपको पहले बताई थी, लेकिन लखपति दीदी योजना के साथ ही वीसी सखी और अन्य स्कीम के माध्यम से, वीसी सखी की स्कीम यह कोविड कालखंड में हम लोगों ने प्रारंभ की थी। आज प्रदेश के अंदर जो वीसी सखी काम कर रही हैं, 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का इनके द्वारा लेन देन किया गया है, बैंकों में किया गया और बैंकों से जिनको कमीशन मिला है वह 109 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी इन्होंने उसके माध्यम से कमाया है। विद्युत सखी के रूप में काम करने वाली जो सखियां हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 2,867 करोड़ रुपए का और महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में 204 THR प्लांट इस पर भी काम कर रहे हैं और 2,000 से अधिक प्रेरणा कैंटीन कैफे भी प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं। हमारी जो आगामी योजनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। और इस बजट में हम लोगों ने प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर हमने गत वर्ष 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। इस बार 2 नए मिल्क प्रोड्यूसर हम एक प्रयागराज में और एक लखनऊ में गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है और उस बजट के इसके माध्यम से यह कार्य आगे बढ़ा है। वह यह भी हम लोग यहां पे इस कार्य को भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, ये पेंशन की राशि, दिव्यांगजन पेंशन आपके समय में कितना मिलता था राजभर जी? 300 इनके समय में 300 इनको 300 लोग देते थे।
और 300 लोग 300 रुपये आप देते थे। आप लोग उपदेश देते हैं दोस्तों को, लेकिन अपने आप पैसा नहीं देंगे किसी को। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो और निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की 1,06,00,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। 12,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं और इस राशि को भी बढ़ोतरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। ये कार्यक्रम भी इसके साथ होंगे और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है। अब ये बीच में बाबूगिरी नहीं होती है। दूसरा, बेटी की शादी के लिए, यानी हम लोगों ने पहले व्यवस्था क्या की? पहले व्यवस्था तो आपके समय में कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वह चल रही, बेटी के जन्म से लेकर के और उसके शादी योग्य होने तक 25,000 रुपये का पैकेज हम उसको दे रहे हैं। 26 लाख बेटियां उससे लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उसके साथ थी। पहले चरण में हमने 31,000 रुपये दिए थे, बाद में उसको राशि बढ़ाकर 51,000 किया और अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख रुपये हम लोगों ने कर दिया है। और यह राशि जो वार्षिक आय पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर के 3 लाख किया जा रहा है। यानी 3 लाख रुपए तक की परिवार का कोई भी व्यक्ति आकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस योजना से वह लाभान्वित हो सकता है। इसको हम करेंगे और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पहले आय सीमा अब तक 2 लाख रुपए थी, हम इसको बढ़ाकर के 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय स्थापना के कार्यक्रम और 4 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हों, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी है। हम लोगों ने कोविड कालखंड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की स्कीम जारी की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम के अंतर्गत यूपीएससी में 59, यूपी पीसीएस में 136, नीट आईआईटी जेई में 771 बच्चों का चयन हुआ है इस कोचिंग के माध्यम से, जिन बच्चों ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट में 3,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। पंडित जी, जब आपकी सरकार थी ना, यह पैसा केवल 1,500 करोड़ के आसपास था, आज ये उससे दुगने से अधिक हो गया है। और हम लोगों ने यहां पे इस बजट में विवाह अनुदान की राशि को भी इसके साथ यहां पे इसकी धनराशि की व्यवस्था की है। ओबीसी छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य स्कीम के अंतर्गत भी यहां पर इस व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने का काम यहां इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है, क्योंकि डीजल का खर्चा उठा पाने में वो परिवार सक्षम नहीं हो पाता था, सभी परिवार नहीं हो पाते थे। तो अब ऐसी ट्राइसाइकिल डेवलप करने के लिए जहां पे पावर प्लग में रखकर, सिंपल प्लग में भी जहां मोबाइल फोन चार्ज हो सके, उसी से उसकी ट्राइसाइकिल चार्ज हो सके और फिर वह स्कूल तक पहुंच सके, इसके लिए वह ट्राइसाइकिल हम उन बेटियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे वे स्कूल जा सकें। और इसके लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहां पर की है। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, इसके शैक्षणिक भवन, इंडोर स्टेडियम आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। वेतन मद के लिए धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य कार्यों के लिए भी इस पूरे उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे धनराशि की व्यवस्था की है और
प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के दिव्यांग जनों से संबंधित विद्यालयों के निर्माण के लिए भी कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर करने का व्यवस्था की गई है। दिव्यांग जन भरण पोषण योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए हम लोगों ने 1470 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में किया है। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण, हर विधानसभा क्षेत्र में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम लग सके, इसके लिए भी 38 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके साथ किया गया है। और परिवहन निगम की बस में निःशुल्क यात्रा दिव्यांगजन कर सकें, इसके लिए 41 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विभाग दे सकें दयाशंकर जी को और तब ये उनको बस यात्रा करा सकें। अन्यथा पता लगा कि दयाशंकर जी कभी चेक करने जा रहे हैं तो उनके शैक्षणिक पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उनके चिकित्सा के लिए, यानी कॉन्क्लाइन इम्प्लांट होता है, आपने देखा होगा कानपुर की एक बेटी विधान भवन के सामने बैठी हुई थी। मुझे न्यूज़पेपर से जानकारी मिली कि वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आई थी। वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। मैंने फोन किया भी, मैंने सुना है कि कोई कानपुर से कोई बेटी आई है, क्या मामला है उनका, पूछो। कहा वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, लेकिन वो लिख सकती है। और उसने चित्र बनाया था एक, उसी के माध्यम से वो, मैंने कहा उनके मां बाप के साथ उनको लेके आओ। आए, बाकी जो सुविधाएं हो सकती थी, सरकार का दायित्व भी है। हमने उसकी जाति नहीं पूछी, उसने अपना पता चूंकि स्वयं लिख के दिया था, तब मुझे कानपुर मालूम है, अन्यथा ये भी नहीं होता। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसी पेपर में जब मैंने देखा कि उस बेटी का अब कॉन्क्लेट इम्प्लांट हो गया है और अब वो बोल पा रही है। देखिए, ये सुविधा है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। महोदय, ऊर्जा की बड़ी बात होती है। मुझे आश्चर्य होता है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं आप लोग करते हैं, बहुत बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए, घेरते हैं आप हमारे ऊर्जा मंत्री को। ऊर्जा मंत्री हमारे 88 बैच के आईएएस हैं, और उनको अनावश्यक रूप से लोग तंग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कार्य हुआ है, याद करें, मैं देख रहा हूं उनको अनावश्यक घेरते हैं आप। लेकिन आपके समय में जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होता, उस समय होता था, यानी शुरू से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहां पर एनटीपीसी के माध्यम से यूपी के अंदर जो भी पावर जनरेट होता था, स्वाभाविक रूप से हाइड्रो का नहीं था, लेकिन जो भी थर्मल पावर के भी पावर प्लांट थे, यहां पर कुल 7159 मेगावाट ये आपके समय तक कुल होते थे। ये आपके द्वारा नहीं किया गया था, ये होते थे। लेकिन हम लोगों ने इस क्षमता को बढ़ाकर के पहले चरण में 11,595 मेगावाट किया, और जिसमें बहुत शीघ्र तैयार हो चुके हैं लगभग, उनमें 6,541 मेगावाट के नए प्लांट हैं। अब उत्तर प्रदेश में 18,136 मेगावाट की अपनी स्वयं की स्रोतों से पावर जनरेशन की क्षमता हमारे पास होगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर सिटी और इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। देखो कितनी अच्छी स्कीम है, हर व्यक्ति ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है, और उस स्कीम का लाभ कैसे ले सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने जो क्षमता अर्जित की है, 1.29 गीगावाट की सोलर क्षमता अर्जित की है। और आपके समय में चूंकि बिजली नहीं देते थे, और ठीक कहा ऊर्जा मंत्री ने कि आपके समय में तो बिजली के तारों में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे।
लेकिन अब जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की बिजली की सप्लाई हो रही है। आपकी पीड़ा यह नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, आपकी पीड़ा यह कि बिजली क्यों आ रही है, क्योंकि जो आप लोग कारनामे करते थे रात्रि में, वो कारनामे बंद हो गए। लाइट रहेगी कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जगा रहेगा, इसलिए आपकी परेशानी हुआ है। और उस परेशानी के नाते आप लोग हमेशा इन चीजों पर वो करते हैं, हमेशा आपके द्वारा ये चीजें तैयार की जाती हैं। बाकी चीजें तो काफी चीजें यहां पर मैं यहां पे राज्यपाल जी के भी अभिभाषण के समय मैंने यहां पर बहुत सारी मुद्दों पर बात की थी, और मैं इस अवसर पर इस बात को जरूर कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य योजना एक तैयार करवाई थी, इस बार 4 विभागों ने अपनी कार्य योजना को सदन में अनुदान की मांगों के माध्यम से प्रस्तुत भी किया, और इस कार्यक्रम को हर विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हर विभाग की कार्य योजना 15 मई तक तैयार हो जाए। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई जो भी मांगे हैं क्षेत्र की, जनपद की, ये अभी से आप लोगों को क्रिएट करनी चाहिए, देनी चाहिए, सभी माननीय सदस्यों को देनी चाहिए, जिससे समय पे पैसा स्वीकृत हो सके और समय पे पैसा जारी भी हो सके और उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके। आपने देखा होगा, उसको हम लोगों ने समय पे जारी किया। हर जनपद और हर विधानसभा में कुछ न कुछ कार्य जरूर गया है, हर जगह गया है, और उस कार्य का आज वो दिखाई देता है कि कार्य कैसे होना चाहिए। कनेक्टिविटी के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने पहले भी कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने वाली ये सरकार पहली सरकार है जिसने इतना पैसा उस रूप में खर्च किया है, और उस खर्च का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक विकसित भारत का विकसित प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। मैं आभारी हूं चेयर का भी, और धन्यवाद दूंगा इस पूरे सदन को, दोनों पक्षों के सभी मान्य सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से आप विरोध में आपको बोलना ही बोलना है, अगर आप पक्ष में बोलने लग जाएंगे तो हमारी पुंज को कम कर देंगे, हमारी धार को ही कम कर देंगे। आपको विरोध में बोलना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर बोलें, अच्छे सुझाव देंगे तो हम उनको नोट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नोट करते हैं और उसके अनुसार हम फिर उसको क्रियान्वित करने का काम भी करते हैं। आपने तहसीलों की बात की, मैं मानता हूं इस बात को, और नमामि गंगे, 2 मुद्दों में जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, तहसील के राजस्व संग्रह, राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद थे, मैंने उस दिन भी कहा था, राजस्व से जुड़े हुए विवाद क्या है? पैमाइश के, नामांतरण के, वरासत के, लैंड यूज के, ये सभी विवाद आते हैं। 17 में जब हम लोग आए थे तब पांडे जी हमारे पास मामले थे, 34 लाख मामले पेंडिंग थे यूपी के अंदर, 34 लाख। हम लोगों ने इनकी समय सीमा ठीक करवाई कि पैमाइश के लिए 45 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, लैंड यूज के लिए आप 30 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, समय सीमा तय करें, समय सीमा के पहले ये सब काम होने हैं। वरासत के लिए आप 90 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, अविवादित वरासत है तत्काल करिए। आज परिणाम क्या है? आज परिणाम है हर वर्ष एवरेज 1 लाख मामले आते हैं यूपी के अंदर। इस दौरान 9 से 10 लाख नए मामले आए, कुल मिलाकर के हो गए 44 लाख। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। यह कार्य की स्पीड होती है, स्पीड डबल इंजन सरकार की स्पीड है, और यही अंतर है साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में, यही अंतर है। और वही स्पीड के लिए ये 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट
लेकर के हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी इस सदन में आए हैं। ये प्रदेश के व्यापक हित के लिए, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा और इस दिशा से आप सभी का सहयोग हम प्राप्त करने के लिए इस बजट को लेकर आए हैं। मैं अध्यक्ष जी एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक नमामि गंगे के, चलिए नमामि गंगे के बारे में आपको बताऊं। नमामि गंगे की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज महाकुंभ की सफलता, सबसे बड़ी सफलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक काशी का और दूसरा कानपुर का। नमामि गंगे के पूरे रूट में गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2700 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। सबसे अधिक 5 जो राज्य हैं उनमें से यूपी में मां गंगा अपना आशीर्वाद देती है। मां गंगा और मां यमुना के कारण उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी रखता है। ये हिमालय से आने वाली नदियां ये यहां की भूमि को अत्यंत उर्वरा भी करती है। लेकिन इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत 2 उदाहरण आपको दूंगा। हम लोग नमामि गंगे परियोजना के पहले काशी जाते थे। मोदी जी के आने के पहले काशी में गंगा जल आचमन तो दूर, स्नान करने के लिए भी मान्य नहीं था। बीओडी का लेवल इतना ज्यादा था। एनडीआरएफ की जो यूनिट वहां काम करती थी उनसे आप पूछें, जो लोग उस समय काम करते थे, वे 2 दिन 4 दिन स्नान कर लें तो पूरी बॉडी में उनके लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। जलीय जीव डॉल्फिन, गांगेय जो डॉल्फिन होती है ये सबसे संवेदनशील होती है और ये सब समाप्त हो चुके थे। आज आप जाइए काशी में, आपको शुद्ध जल मिलेगा। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था गंगा जी के प्रति, मां गंगा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, उन्होंने उसका निर्वहन किया। आज गंगा जी का जल आचमन करने, यानी स्नान भी किया जा सकता है और आचमन भी किया जा सकता है, न केवल काशी में, प्रयागराज में भी और कानपुर में भी। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना में पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी ऑफर किया गया था। आप लोगों ने पैसा लिया नहीं, क्योंकि इसमें अकेले राज्य सरकार को ही नहीं, यानी पैसा भारत सरकार दे रही थी, लेकिन राज्य सरकार को भी अपने कुछ दायित्व निर्वहन करने थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे। आज सीसा मऊ में आपने देखा होगा, वहां पे एसटीपी लगाने के बाद नाले टेप हो गए हैं, एक बूंद नहीं गिरता है, एक बूंद नहीं गिरता है। उस सीवर पॉइंट को हमने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम भी डबल इंजन सरकार ने किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां गए थे। क्या यह आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कुछ भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाकुंभ की सफलता, माघ मेले की सफलता और अविरल निर्मल गंगा इस बात का उदाहरण है। हां, कुछ जगह कार्य और हो रहे हैं, ये कार्य समय पे होंगे और इनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। मां गंगा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति, भारत के नायकों के प्रति और भारत के गरीबों, युवाओं, आधी आबादी महिलाओं के प्रति और अन्नदाता किसानों के प्रति जो दायित्व डबल इंजन सरकार के हैं, ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम निभाएंगे। ये बजट उनको समर्पित है। इसके साथ ही
मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतना बड़ा बजट सत्र इतने झंझावतों के बाद भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। ये विधायिका का सबसे अच्छा वो है। सचमुच आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है जो विधायक के कार्य में अनावश्यक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी कार्य योजना समय पे देंगे तो इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।